नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दोस्तों, आखिर भारत में घर इतने महंगे क्यों हो गए कि आम आदमी की जेब खाली हो जाए और फिर छत भी नसीब ना हो। आपको लगता है कि स्टील महंगा हो गया, सीमेंट के दाम आसमान छू रहे हैं या मजदूरों की मेहनत का दाम बढ़ गया है? तो जरा ठहरिए, ये सब बहाने हैं जो बड़े बड़े बिल्डर और सरकारें हमें बेचती है। असली कहानी कहीं और छिपी है और आज हम उस पर्दे को हटाएंगे। पहला सवाल, अफोर्डेबल का मतलब क्या है? सबसे पहले यह समझिए कि अफोर्डेबल यानी सस्ता घर कैसे मापा जाता है। दो तरीके हैं, प्राइस टू इनकम रेशो यानी कि पीटीआई और ईएमआई टू इनकम रेशो। पीटीआई का फंडा बड़ा आसान है। एक औसत 1000 स्क्वायर फीट का घर लीजिए, 2 BHK या 3 BHK, जो एक परिवार के लिए जरूरी है। अब उसकी कीमत को देश या शहर की औसत आय से भाग दीजिए। अगर यह नंबर 5 से कम आता है तो कहते हैं कि घर अफोर्डेबल है। लेकिन भारत में क्या हाल है? सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक्स फोरम की 2023 की रिपोर्ट कहती है कि भारत का पीटीआई 11 है, यानी कि औसत हिंदुस्तानी को अपना घर खरीदने के लिए 11 साल की पूरी कमाई खर्च करनी पड़ती है, वो भी बिना कुछ खाए, बिना पिए, बिना बच्चों को स्कूल भेजे। और यह औसत है। मुंबई जैसे शहर में तो यह नंबर 40 तक पहुंच गया है। 40 साल की कमाई। अब आप बताइए, यह अफोर्डेबल है या मजाक? दूसरा तरीका है ईएमआई टू इनकम रेशो। मान लीजिए आप 20 साल का लोन लेते हैं, 80% घर की कीमत का उसकी ईएमआई को औसत आय से भाग दीजिए। अगर यह 50% से कम है तो घर सस्ता माना जाता है। मैजिक ब्रिक्स की अगस्त 2024 की स्टडी कहती है कि भारत में यह नंबर 61% पर है। 2020 में 46% था, अब 61%। मुंबई में तो ये 116% है। यानी आपकी पूरी तनख्वाह ईएमआई में चली जाएगी और फिर भी पैसा कम पड़ेगा। दिल्ली में 82%, गुरुग्राम में 62%, हैदराबाद में 61% और सबसे सस्ते शहर अहमदाबाद, चेन्नई, कोलकाता, जहां यह नंबर 41 से 47 के बीच है। लेकिन सवाल यह कि जब 50% से नीचे ही अफोर्डेबल माना जाता है तो 41 भी तो महंगा ही हुआ ना। दूसरा सवाल, दुनिया से तुलना करें तो। अब थोड़ा दुनिया की सैर कर लेते हैं। अमेरिका में पीटीआई 3.6 है, जर्मनी में 9। डेवलप देशों में घर सस्ते हैं, लेकिन डेवलपिंग देशों में हाल बुरा है। चाइना का पीटीआई 29, श्रीलंका का 26, भारत का 11 उनके सामने कम लगता है। लेकिन क्या यह सस्ता है? नहीं, क्योंकि हमारी औसत आय इन देशों से कहीं कम है। वहां 29 साल की कमाई से घर मिलता है तो उनकी जेब में इतना पैसा भी तो है। हमारे यहां 11 साल की कमाई भी जुटाना पहाड़ तोड़ना जैसा है। तीसरा सवाल, आखिर महंगे क्यों हैं घर? अब असली सवाल पर आते हैं। स्टील, सीमेंट या मजदूरी को दोष देना आसान है, लेकिन सच यह है कि पिछले 30 साल में रियल एस्टेट की कीमत 9.3% सालाना बढ़ी है, जबकि महंगाई सिर्फ 6% है। यानी घरों की कीमतें हमारी सैलरी से तेज भाग रही है। तो असली वजह क्या है? 3 कारण हैं और ये आपको चौंकाएंगे। पहला, जमीन की सप्लाई का खेल। पहला कारण है, जमीन रियल एस्टेट का सबसे बड़ा कच्चा माल है, लेकिन भारत में जमीन की सप्लाई एक जटिल खेल है। सीएससीपी की 2023 की रिपोर्ट कहती है कि भारत के सिर्फ 28% शहरों के पास अप्रूव्ड मास्टर प्लान है। मास्टर प्लान यानी एक नक्शा, कहां घर बनेंगे, कहां स्कूल, कहां अस्पताल। लेकिन यह नक्शा बनाकर सरकारें सो जाती है, ना टाइमलाइन, ना फाइनेंसिंग। नतीजा, बड़े बड़े डेवलपर्स हजारों एकड़ जमीन खरीद कर बैठ जाते हैं। जरूरत हो तो 2 एकड़ छोड़ते हैं, बाकी रोक लेते हैं। सप्लाई कम, डिमांड ज्यादा, कीमतें आसमान पर है। सिंगापुर को देखिए, वहां एक प्रोजेक्ट का प्लान, फाइनेंसिंग और टाइमलाइन तय होती है। सप्लाई कंट्रोल रहती है, कीमतें नहीं उड़ती। लेकिन हमारे यहां लैंड माफिया और बिल्डरों का राज है। दूसरा, ब्लैक मनी का धंधा। दूसरा कारण है शैडो इकोनॉमी, वो काला धन जो टैक्स की नजर से बच जाता है। 2016 में ये हमारी जीडीपी का 17% था, अब 13 से 14% के आसपास है। लेकिन सवाल ये पैसा जाता कहां है? स्टॉक में नहीं, क्योंकि वो तो बैंक से ही खरीदना पड़ता है। गोल्ड में रिस्क है तो बचा रियल एस्टेट। काले धन का बड़ा हिस्सा घरों, जमीन में लगता है। डिमांड बढ़ती है, सप्लाई वहीं रुकी हुई है। नतीजा, कीमतें और ऊपर। यह खेल सालों से चल रहा है और सरकारें आंखें मूंदे बैठी है। तीसरा, खाली घर और डर।
तीसरा कारण सुनकर आपको हंसी भी आएगी, गुस्सा भी। भारत में 1 करोड़ घर खाली पड़े हैं। हां, 1 करोड़। और दूसरी तरफ अफोर्डेबल हाउसिंग की कमी भी 1 करोड़ की है। यह क्या पहेली है? सीएससीपी की स्टडी कहती है कि मकान मालिक अपने घर रेंट पर नहीं देना चाहते। क्यों? क्योंकि हमारे रेंटल लो प्लॉट टेनेंट है। टेनेंट ने कब्जा कर लिया तो कोर्ट में सालों लग जाएंगे। जज कम, केस ज्यादा। नतीजा 1971 में वैकेंसी रेट 9% था, 2011 में 12% हो गया और अब और बढ़ गया है। लोग रेंट से डरते हैं तो घर खरीदना चाहते हैं। डिमांड बढ़ती है, सप्लाई वही है रुकी हुई, कीमतें फिर ऊपर है। अंत में सपना या सजा? तो यह भारत में घरों की महंगाई की कहानी, जमीन का खेल, काला धन और खाली पड़े मकान। सरकारें मास्टर प्लान बनाती है पर लागू नहीं करती। बिल्डर लैंड रोकते हैं, कीमतें बढ़ाते हैं। आम आदमी सपना देखता है और जेब कटती है। मुंबई में 100 करोड़ रुपए के फ्लैट बिक रहे हैं और उसी शहर में लोग 2 BHK के लिए तरस रहे हैं। यह कैसा विकास है? यह कैसी प्रगति है? आप अपनी सिटी का हाल बताइए। आपका घर कितना अफोर्डेबल है? क्या आप भी EMI की जंजीरों में जकड़े हैं या किराए से डरते हैं? सवाल बहुत है, जवाब कम। लेकिन एक बात पक्की है, जब तक ये खेल चलता रहेगा, घर का सपना सपना ही रहेगा। सोचिए और सरकार से सवाल पूछिए, क्योंकि ये आपका हक है। और दोस्तों, हमें कमेंट्स करना और रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार।